हेलो दोस्तों, आपको एक से बढ़कर एक रोमांटिक रहस्यमय उपन्यास मिलेगा तो चलिए हमारे इस उपन्यास की दुनिया में इससे पहले आप सब कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें जिसे हम और उपन्यास रोज अपलोड कर सकें। नेति की शेखावत मिशन में जाना। इस बार ऐसा नहीं होगा, इतना कहकर उस लड़के ने बेहद देखा तो सिर्फ बादल दिखाई दे रहा था। वो लड़का एक जेट में था। वो अपनी मुट्ठी कसते हुए बोला, प्रखर रायजादा से तुम सबने वो छीना है जो उसके लिए दुनिया थी, जो मेरे जीने की वजह थी, और इस बार मैं तुम सबकी सांसें छीनूंगा। उसकी आंखों में एक आग दिखाई दे रही थी जो सब कुछ जलाकर राख करने को तैयार थी। अब आगे हर रात वही सपना उसे हमेशा तड़पाता था, जहां वो अपनी बनी को आग के बीच में घिरा हुआ पता था। 5 सालों से वो रात को सोया नहीं था। पहले पहले तो उसे ये सब बस सपना लगता था, पर धीरे धीरे उसे सब कुछ क्लियर हो रहा था। बेहद जल्द वो फिर से अपनी बनी से मिलने वाला था। वो सब कुछ बदल देना चाहता था। वो उन सबको मार डालना चाहता था जिन्होंने उसकी बनी को उससे छीन लिया था। उसकी आंखों में कई राज दफन थे जो कोई नहीं जानता था। 2 दिन बाद शेखावत मिशन। आज नेति मिशन आने वाली थी, इसलिए पार्वती जी सुबह से स्टाफ से कहकर नेति के लिए उसकी सभी फेवरेट डिशेज बनवा रहे थे। वही घरवाले बस देख सकते थे। कोई भी नेति के यहाँ फिर से आने से खुश नहीं था। सबसे ज्यादा दुखी तो रूही और नेहा लग रहे थे। दोनों इस फैमिली की लाडली थी, खास करके रूही जिसे सब प्यार करते थे। रूही आज बेहद सैड लग रही थी, जो सब नोटिस कर रहे थे। और सब जानते थे कि रूही नेति की आने से शायद डर रही है, इसलिए सीखा जी उसके लिए उसकी फेवरेट खाना बना रही थी। कुछ देर बाद शेखावत मिशन के सामने एक ब्लैक कार आकर रुकी। गार्ड ने जल्दी जाकर दरवाजा खोल दिया, क्योंकि ये कार पार्वती जी की पर्सनल कार था। नेति बस एक लगेज लिए कार से बाहर निकली और पूरे मिशन को देखते हुए अंदर की तरफ बढ़ गई। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी, नेति की यादें उसकी दिमाग में घूम रही थी। वो अंदर चली गई, तभी दादी माँ उसके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, मेरी बच्ची वही रुको। फिर उन्होंने जल्दी से नेति की आरती उतारी, फिर नजर उतारकर अंदर आने के लिए बोला। नेति मान ही मन बोली, क्या मेरी दादी माँ इस घर की तबाही को आरती करके बुला रही है? सबकी कदम शुभ नहीं होते हैं दादी माँ, खास करके मेरी तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी कदम जहाँ पड़ती मैं सिर्फ तबाही लाती हूँ, जो अब इस पूरे घर में आने वाली है। ये सोचकर उसने आई रोल करके गेट के पास से ही पूरे घर को स्कैन किया। तभी एक लड़का आगे आया और बोला, वेलकम होम लिटिल सिस्टर। ये लड़का कोई और नहीं जय था, जो स्माइल लिए नेति को देख रहा था। कुछ देर सोचने के बाद नेति को याद आ गया कि ये लड़का जय शेखावत है, फैमिली का सबसे छोटा बेटा पर समझदार। इसने ही पिछली जिंदगी में नेति से अच्छा बिहेव किया था, पर अफसोस वो मस्तमौला टाइप का था। उसे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट था, उसे सिर्फ पेंटर बनने में इंटरेस्ट था। पर एक क्लाइंट से मीटिंग के लिए घरवालों ने उसे जबरदस्ती बंगलौर भेज दिया ताकि वो प्रोजेक्ट से कुछ सीख सके। पर शायद ये उनकी जिंदगी का सबसे वर्स्ट डिसीजन था, क्योंकि वो प्लेन क्रैश हो गया था। इतने भी लोग उस प्लेन में थे, सबकी मौत हो गई थी। उसके बाद तो नीरज जी पागल की तरह हो गए थे। फिर 1 साल बाद वो थोड़ा नॉर्मल हुए और अर्जित को आपने बेटे की तरह मानकर जय की नाम की प्रॉपर्टी उसके नाम कर दिया। नेति ने बस सिर हिला दिया। उसकी ब्लैक ओवरकोट हल्की हवा से थोड़ा लहरा रहे थे। उसकी प्रेजेंस और ऑरा सब कुछ एक खतरनाक वाइब दे रहा था। जय नेति को देखते हुए बोला, ये तो बेहद कुल लग रही है, बेहद ज्यादा ही खूबसूरत भी है। फिर घरवाले बेवकूफ है क्या, जो इतनी अच्छी लड़की के बारे बेकार बातें कर रहे थे। कोई भी उसे वेलकम नहीं करने आया था उन दोनों के सिवा। नेति ने पहला कदम घर के अंदर रखा और मन ही मन डेविल स्माइल करके बोली, अब सबकी उल्टी गिनती शुरू। जैसे ही तीनों अंदर आए, हॉल में बैठे सबकी नजर ना चाहते हुए भी उस तरफ घूम गई। नेति को देखते ही सबको एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उनके अंदर झांक रहा हो। समाया की खूबसूरती से सब और भी हैरान थे। नेति बचपन में भी बेहद खूबसूरत थी, पर वो बेहद कमजोर थी। दादी माँ के सिवा कोई उसका ख्याल नहीं रखता था, इसलिए वो कुपोषित का शिकार लगती थी। फिर भी इसकी मासूम ब्लू आंखें सबकी मन में छाप छोड़ देती थी। नेति की हाइट लगभग 5 फीट 6 इंच थी। उसकी बेदाग गोरा चेहरा, ब्लू आंखें, होंठों के नीचे काला तिल, लंबे काले सुनहरे बाल, वो पूरे दुनिया की खूबसूरत लड़कियों को मात दे सकती थी। कुछ पल के लिए सबकी आंखें उस ठहर गई। नेति ने बस एक नजर सबको देखा, पर उसकी आंखें बेहद खाली और बेहद ठंडी थी, जैसे बर्फ की पहाड़ हो।
ये देखकर सब चौंक गए। क्या ये वही नियति है जो बचपन में थी? वही रूही और नेहा गुस्से से मुठिया कस रही थी। उन्हें नियति की खूबसूरती से थोड़ी जलन हो रही थी। दादी माँ नियति की सिर पर प्यार से हाथ फेर कर बोली, प्रिंसेस जाओ, तुम्हारी रूम रेडी है, जाकर फ्रेश होकर नीचे ब्रेकफास्ट के लिए आ जाओ। ओके। इतना कहकर नियति लिफ्ट की तरफ बढ़ गई तो जय उसके पीछे चलते हुए बोला, मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा दूंगा। इतना कहकर उसने नियति की हाथ से लगेज ले लिया। नियति ने कुछ नहीं कहा तो दोनों लिफ्ट के अंदर चले गए। तुम कौन सी स्कूल में हो लिटिल सिस्टर? जय ने नियति को देखते हुए पूछा। जेवियर, नियति ने एक ही वर्ड बोला फिर चुप हो गई। तुम कुछ ज्यादा ही शांत रहती हो लिटिल सिस्टर, इतना शांत रहना भी अच्छा नहीं है, जय ने फिर से बोला। नियति ने बस उसे देखा फिर आंखें छोटी करके बोली, तो क्या आप चाहते हो कि मैं दिन भर बात करती रहूं? तभी लिफ्ट का डोर ओपन हुआ। नियति सीधा बाहर चली गई। उसने गहरी सांस लिया और सोचा, चलो अब जब ये बड़ा भाई इतना अच्छा है तो फ्यूचर में नियति सिर्फ इस भाई का ख्याल रखेगी। जय नियति से 5 साल बड़ा था, पर जय को ऐसा लग रहा था जैसे वो नियति से छोटा है। ये रहा तुम्हारी रूम, जय ने उसकी रूम की डोर को ओपन करके बोला। फिर लगेज लेकर अंदर रूम में रख दिया। नियति अंदर चली गई फिर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली गई। जय वहीं सोफे पर बैठ गया। कुछ ही देर में नियति फ्रेश होकर बाहर आ गई तो दोनों नीचे चले गए। वहीं हॉल में सब मुंह बना रहे थे। ये जय नियति के पीछे पीछे क्यों जा रहा है? नेहा ने रूही को देखते हुए बोला। रूही ने कंधे उचका दिया। जय भाई उनसे तो कभी ठीक से बात भी नहीं करते थे, पर अभी नियति के आते ही देखी कैसे उसके पीछे पीछे घूम रहे हैं। ये देखकर सिर्फ उन दोनों को ही नहीं बल्कि बाकी सबको भी हैरानी हो रही थी। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। तभी नियति और जय नीचे आए। उन्हें देखते ही दादी माँ ने नियति को अपने पास बैठा लिया। नियति के पास जय बैठ गया। वही सब नियति को देख रहे थे। अमृत और अर्जित भी नियति को घूर रहे थे ताकि नियति उनकी बहन के साथ कुछ भी ना करे। वही सीखा जी और विपुल जी भी नियति को देख रहे थे। नियति उन्हें किसी अजनबी की तरह ट्रीट कर रही थी, जिस वजह से उन्हें थोड़ी हैरानी हो रही थी। जब नियति बच्ची थी तब वो हमेशा मोम डैड कहकर उनके आगे पीछे भागती रहती थी, पर अब नियति उन्हें किसी अजनबी की तरह ट्रीट कर रही थी। तभी रूही स्माइल करके नियति की तरफ देखकर बोली, नियति क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मोम डैड और चाचा चाची को ग्रीट करना चाहिए? तुम इतने सालों बाद घर में वापस आई हो। रूही की बात सुनकर नियति ने ठंडी आंखों से उसकी तरफ देखा और मजाकिया मुस्कान लिए बोली, कौन मोम डैड, कौन चाचा चाची और तुम कौन हो? जितना मुझे याद है मेरे जन्म के वक्त मेरे मोम डैड मर गए थे। ये फिर से कब पैदा हो गए और मुझे किसी को क्यों ग्रीट करना चाहिए? तुम इतने सालों बाद घर में वापस आई हो। रूही की बात सुनकर नियति ने ठंडी आंखों से उसकी तरफ देखा और मजाकिया मुस्कान लिए बोली, कौन मोम डैड, कौन चाचा चाची और तुम कौन हो? जितना मुझे याद है मेरे जन्म के वक्त मेरे मोम डैड मर गए थे। ये फिर से कब पैदा हो गए और मुझे किसी को क्यों ग्रीट करना चाहिए? तुम इतने सालों बाद घर में वापस आई हो। रूही की बात सुनकर नियति ने ठंडी आंखों से उसकी तरफ देखा और मजाकिया मुस्कान लिए बोली, कौन मोम डैड, कौन चाचा चाची और तुम कौन हो? जितना मुझे याद है मेरे जन्म के वक्त मेरे मोम डैड मर गए थे। ये फिर से कब पैदा हो गए और मुझे किसी को क्यों ग्रीट करना चाहिए? मेरे दादा दादी ही मेरे लिए जिंदा है। और मैं तभी जय बोला तो नियति फोर्स स्माइल करके बोली, हाँ एक बड़ा भाई भी है बस। वही उसकी बात सुनकर विपुल जी और सीखा जी गुस्से से भर गए। अमृत और अर्जित भी गुस्से से भर गए। ये लड़की तो और भी घटिया हो गई है। नियति तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मोम डैड बारे में मोम डैड के होते हुए तुम उन्हें मरा हुआ कैसे कह सकती हो? माँ देखा आपने, ये लड़की और भी बिगड़ गई है। मैं इसलिए इस घटिया लड़की को इस घर में नहीं रखना चाहती थी, सीखा जी गुस्से से बोली। नियति उनकी बात सुनकर हंसते हुए बोली, मिसेस सीखा विपुल शेखावत, आप सच में एक बेवकूफ औरत हो। आपके पास क्या हक है कि आप मुझे कहीं भी रखे? ये घर अभी भी मेरे दादाजी के नाम पर है। फिर रूही की तरफ देखकर बोली, मिस रूही आपके मोम डैड जिंदा है, इससे मेरा क्या लेना देना? मेरे मोम डैड तो मर चुके हैं। मैंने 12 साल पहले ही उनकी अंतिम संस्कार किया था। सॉरी फ्रेंड्स, कुछ काम है इसलिए बड़ा चैप्टर नहीं दे पाऊंगी।
अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्थी। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, रिव्यू जरूर दीजिए ताकि मुझे आगे स्टोरी लिखने में मोटिवेशन मिले। CH8 नेति की कड़वी बातें। माँ, देखा आपने, ये लड़की और भी बिगड़ गई है। मैं इसलिए इस घटिया लड़की को इस घर में नहीं रखना चाहती थी, सीखा जी गुस्से से बोली। नेति उनकी बात सुनकर हंसते हुए बोली, मिसेस सीखा विपुल शेखावत, आप सच में एक बेवकूफ औरत हो। आपके पास क्या हक है कि आप मुझे कहीं भी रखे? ये घर अभी भी मेरे दादाजी के नाम पर है। फिर रूही की तरफ देखकर बोली, मिस रूही, आपके मोम डैड जिंदा है, इससे मेरा क्या लेना देना? मेरे मोम डैड तो मर चुके हैं। मैंने 12 साल पहले ही उनकी अंतिम संस्कार किया था। अब आगे। नेति की बात सुनकर विपुल जी और सीखा जी का चेहरा काला पड़ गया। विपुल जी गुस्से से दांत पीसते हुए बोले, तुम पहले जैसी थी, अब भी वैसे ही हो, तुम्हें अभी भी कोई पछतावा नहीं है। पछतावा? किस बात की पछतावा? ओ हाँ, मैं समझ गई। नेति उनकी बात को बीच में काट कर बोली। फिर मुंह बनाकर बोली, मुझे सच में पछतावा है कि मेरा बाप एक घटिया इंसान था, जिसे सिर्फ अपनी पहली बीबी की बच्चों से प्यार था। उसे अपनी दूसरी बेटी से कोई मतलब नहीं था। पर नहीं, अगर उसे अपनी पहली बीबी की बच्चों से ही प्यार था तो उसने शादी ही क्यों किया? ये भी सोचने की बात है। ये कहकर नेति सोचने की एक्टिंग करते हुए बोली, ऐसे इंसान मेरे हिसाब से घटिया कुत्ते होते हैं, और कोई ना कोई मूर्ख औरत ऐसे इंसानों की प्यार के जाल में फंसी जाते हैं, जो 3 बच्चों की बाप से शादी कर लेती है और उसके पति और सौतन की बच्चों को उठाकर सिर पर बिठा लेते हैं, फिर खुद भी बच्चे पैदा करके उन्हें कूड़े की तरफ फेंक देते हैं, जैसे बच्चा ऊपर आसमान से टपका हो। अच्छा हुआ मैं जल्दी संभल गई। सच में ऐसे माँ और बाप बेहद घटिया और क्रूएल होते हैं। अच्छा हुआ जो वो मर गए। छी, ऐसे माँ बाप के नाम पर कलंक इस धरती पर बोझ बनकर जीकर भी क्या ही करते। इसलिए मैंने उनका अंतिम संस्कार कर दिया। नेति की एक एक बात विपुल जी और सीखा जी की दिल में तीर की तरह चुभ रही थी। विपुल जी की आंखें गुस्से और आंसू की वजह से लाल हो गई। आज नेति ने वो कहा था जो वो भूल गए थे। उन्हें अपनी बीबी रीना से बेहद प्यार था। सीखा जी से भी जब शादी हुई थी तब उन्होंने बोल दिया था कि शायद वो कभी उन्हें वो प्यार ना दे पाए। फिर भी सीखा जी ने सब कुछ संभाल लिया था, उनके तीनों बच्चों को भी। धीरे धीरे उनके बीच में प्यार हो गया। फिर नेति के साथ सीखा जी प्रेग्नेंट हुई। पर बाहर वालों की बातें सुनकर विपुल जी डर गए कि शायद सीखा जी उन दोनों के बच्चे होने के बाद उनके तीनों बच्चों को प्यार नहीं देंगे। ये बात सीखा जी को भी पता था, इसलिए वो उस वक्त बच्चा अबॉर्ट करने की बात कर रही थी। पर पार्वती जी ने उन्हें रोक दिया। विपुल जी का भी दिल नहीं माना कि वो सीखा के साथ इतना बड़ा अन्याय करे आपने खुद के स्वार्थ के लिए। जब नेति हुई और विपुल जी ने उसे गोद में लिया तो उन्हें बेहद खुशी हुई थी। नेति की आंखें बिल्कुल उनकी तरह थी ब्लू, पर रूही को बुरा न लगे इसलिए वो नेति को कभी गोद में नहीं लेते थे। क्या सच में वो अपनी और रीना की बच्ची के प्यार में अपनी एक और बेटी को इतना दर्द दे दिया कि वो उनसे इतनी नफरत करती है और उन्हें मरा हुआ देखना चाहती थी? विपुल जी ने नेति की ब्लू आंखों में देखा जो नफरत और मजाकिया भाव से भरा हुआ था। वही सीखा जी का भी यही हाल था। बचपन में नेति उनके पीछे पीछे भागती थी, चाहे वो उसे इग्नोर ही क्यों ना कर दे। पर आज नेति के तीखे जवाब ने उन्हें अंदर से कचोट रहा था। क्या उन्होंने अपनी बेटी के साथ कुछ गलत कर दिया है? बस बेहद हुआ, तुम खुद को समझती क्या हो? हाँ, तुम जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखा जो इतनी जहरीली हो, जो आपने मोम डैड से ही ऐसी बात करती हो। तुम्हें थोड़ा भी शर्म नहीं आती है ना? पहले तो तुमने हमारी प्रिंसेस रूही की जगह छीनने की कोशिश की, फिर उसे मारने की कोशिश किया और अब मोम डैड को भी मरा हुआ देखना चाहती हो। अर्जित चिल्लाकर बोला। सच में तो इसमें गलत क्या है मिस्टर अर्जित शेखावत? ये तो मेरे हिसाब से काफी बढ़िया बात है। वैसे भी मेरे मोम डैड कोई नहीं है, वो पहले ही मेरे लिए मर चुके हैं। मैंने उनके लिए कब्र भी बनाया है, वो भी सबसे अच्छी जगह पर, जहां से नर्क में जाने का रास्ता खुलता है। वैसे आज नहीं तो कल तो वो नर्क में ही जाएंगे आपने घटिया कर्म की वजह से। अगर मैंने उनके लिए पहले ही अंतिम संस्कार कर दिया तो क्या ही फर्क पड़ेगा? ऐसे जाओ, वैसे जाओ, अभी जाओ, बाद में जाओ, कैसे भी जाओ, जाना तो उन्हें नर्क में ही है ना। सब नेति की इतनी बेफिक्र और जहरीली बातों से हैरान थे। क्या ये सच में नेति है? ये बचपन में ऐसी तो नहीं थी,
कितनी प्यारी थी आपने घरवालों से प्यार करने वाली और हमेशा उन्हें मोम, डैड, भाई कहकर उनके पीछे भागने वाली। आज ऐसे कैसे बन गई? क्या उन लोगों ने उसकी गलती के लिए कुछ बड़ी ही सजा दे दिया जो वो ऐसी बन गई? क्या उन्हें उसे हॉस्टल नहीं भेजना चाहिए था? वही दादी माँ और जय को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। दादी माँ को तो आपने बड़े बेटे से नफरत हो गई थी। उनका बड़ा बेटा आज तक एक बार अपनी बेटी को देखने तक नहीं गया। आज अगर उनके पति विश्वनाथ जिंदा है तो वो सिर्फ उनकी पोती नियति की वजह से। पार्वती जी को सबसे ज्यादा प्यार आपने पति से था। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो वो भी जिंदा नहीं रहती। वहीं जय को तो हंसी आ रही थी, उसे बेहद इंटरेस्टिंग लग रहा था नियति की बातें। तभी नियति फिर से हंसते हुए बोली, वैसे आपने कहा कि मैंने आपकी बहन की जगह छीनने की कोशिश की, पर वो कैसे ये मुझे क्यों नहीं पता। और मैं एक क्वीन हूँ, मैं अपना खुद का अंपायर बना सकती हूँ। तो मुझ आपकी घटियाए प्रिंसेस की जगह छीनने की क्या जरूरत है? आपकी बहन बस एक कुएं की मेंढक है। मेरी जूती भी उसकी जगह लेने में शर्म महसूस करेगी। उसकी बात सुनकर रूही का चेहरा काला पड़ गया था, उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या नियति उसे कुएं की मेंढक कह रही है? वो इस घर की प्रिंसेस है। रूही को रोते हुए देख सबके दिल में दर्द उठा। विपुल जी और सीखा जी को भी रूही की आंसू बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अमृत और अर्जित गुस्से में लग रहे थे। अमृत गुस्से में बोला, बस बेहद हुआ, तुम ऐसे हमारी प्रिंसेस की इंसल्ट नहीं कर सकती। अच्छा मिस्टर अमृत, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं नहीं कर सकती? हाँ। नेती आईब्रो उचकाते हुए आपने मुंह में खाना रखते हुए बोली, वैसे लोग सच कहते हैं, सौतेले सौतेले ही होते हैं। वो कभी अपना नहीं बन सकते। पहले मुझे इस बात पर भरोसा नहीं होता था, पर जब से मैंने आप सबको देखा है मुझे तो लोगों की बातें बिल्कुल ही सच लगता है। उदाहरण सामने ही तो है, खुद की बहन प्रिंसेस और सौतेली बहन घटिया। भला ये क्या बात हुई? अब जब घटिया है तो घटिया भी तो अच्छे से बनना चाहिए ना, ताकि लोगों को पता चले कि घटिया किसे कहते हैं। ये बातें सीधा जाकर अमृत और अर्जित के दिल में लगी। जब नियति बच्ची थी तब भाई भाई कहकर उनके पीछे भागती थी, वो भी तब नियति को प्यार करते थे। कभी कभी नियति के साथ खेलते थे ताकि उसे बुरा ना लगे, क्योंकि ज्यादातर वो रूही के साथ ही रहते थे, क्योंकि रूही को उस वक्त उनकी जरूरत थी। धीरे धीरे वो नियति से दूर हो गए और आज नियति के मन में इतनी जहर है कि वो सबके सामने उन्हें सौतेला कह रही है। नेहा भी गुस्से में लग रही थी। वो गुस्से में बोली, नियति तुम्हें नहीं लगता तुम बेहद आगे जा रही थी? रूही तो तुम्हारे साथ कितनी पोलाइट है। और तुम कौन हो? फिर अपनी दादी माँ की तरफ देखकर बोली, दादी माँ, क्या ये वही लड़की है जो दूसरों के घर में उनके टुकड़ों पर पलती है? वैसे मानना पड़ेगा मिस्टर एंड मिसेस शेखावत को खुद की बेटी के लिए उनके मन में कोई प्यार नहीं है, पर किसी दूसरे की खून के लिए इतना प्यार। क्या ये इसलिए है क्योंकि ये मिस्टर विपुल शेखावत की प्यारी पहली बीबी की बहन की बेटी है? उसकी बातें सुनकर नेहा भी रोने लगी। नियति कैसे उसकी बेइज्जती कर सकती है? वो जब से इस घर में आई थी किसी ने भी उसकी इतनी बेइज्जती नहीं किया था। बस अब चुप रहो, बेहद बोल चुकी हो तुम। मुझे नहीं पता था तुम अपनी गलती के बारे में सोचने की बजाय बाहर रहकर और भी जहरीली हो जाओगी। विपुल जी गुस्से से चिल्लाए, वो और नहीं सुन पा रहे थे। नियति उनकी दिल की जख्म को कुरेद रही थी, बार बार उनकी पहली पत्नी की बात कर रही थी। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उन्होंने नियति के प्रति बेहद खराब थे। नियति उन्हें एहसास करा रही थी वो भेदभाव करते थे। वही सीखा जी की आंखें भी गुस्से से लाल थी। नियति बार बार रीना की बात क्यों उठा रही है? क्या वो उन्हें ये बताने की कोशिश कर रही है कि उन्होंने अपनी बच्ची को छोड़कर अपनी सौतन की बच्ची को प्यार दिया? ये तो आपकी प्यारी इकलौती बेटी है मिस्टर विपुल शेखावत, जो चाहती थी कि मैं आप जैसे घटिया आदमी और इस घटिया औरत को ग्रिट करूं। तो उसमें मेरी क्या गलती? मैं घटिया सुअरों को इसी तरह ग्रिट करती हूँ, उनकी बेइज्जती करके। उसकी बात सुनकर विपुल जी और सीखा जी की आंखें आज पहली बार दर्द से भर गई। क्या कहा नियति ने उसके लिए? वो दोनों घटिया आदमी और घटिया औरत है बस। नियति, मुझसे गलती हो, मुझे तुम्हें मोम, डैड को ग्रिट करने के लिए नहीं कहना चाहिए था। मुझे नहीं पता था कि तुम हम सबसे इतनी नफरत करती हो। मैं सच में दोषी हूँ, मेरी वजह से मोम, डैड तुम्हें प्यार नहीं कर पाए, इसलिए तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो। पर प्लीज मोम, डैड को गलत मत समझो, उन्हें इतनी नफरत मत करो। तुमने मुझे मारने की कोशिश किया, इसलिए मोम, डैड एना तुम्हें हॉस्टल भेज दिया, उनकी इसने कोई गलती नहीं थी।
नेति उसकी बात सुन मार किसी डेविल की तरह हंसने लगी। फिर बोली, सच में एक 5 साल की बच्ची ने एक 8 साल की बच्ची को मारने की कोशिश की, ये कितना मजाकिया बात है। जितना मुझे याद, जब बचपन में मेरी मॉम डैड मर गए थे तब मैं बेहद ज्यादा कमजोर थी। मेरी वेट भी शायद 5 किलो होगी, और मुझे जितना याद है तुम्हारे पास मॉम डैड भाई सबका प्यार था, इसलिए तुम खुशी और केयर से कुछ ज्यादा ही फूल गई थी। तुम किसी मोटी हाथी से कम नहीं थी, तो फिर तुम कुछ कर क्यों नहीं पाई। उसकी बात सुनकर रूही और जोरों से रोने लगी। टीम, क्या कहना चाहती हो? मैंने झूठ बोला, मुझे याद है कि तुम मेरे पीछे ही खड़ी थी। अच्छा, मैं तुम्हारे पीछे खड़ी थी तो मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की। क्या बेवकूफ और भद्दा जवाब है। इस घर में तो सब एक से बढ़कर एक मूर्ख भरे पड़े हैं। तुम उसे क्यों रुला रही हो नियति? तुम्हारे मन में इतनी नफरत आती कहाँ से है? सरिता जी गुस्से से बोली। नियति बार बार रीना की बात क्यों उठा रही है? क्या वो उन्हें ये बताने की कोशिश कर रही है कि उन्होंने अपनी बच्ची को छोड़कर अपनी सौतन की बच्ची को प्यार दिया? ये तो आपकी प्यारी इकलौती बेटी है मिस्टर विपुल शेखावत, जो चाहती थी कि मैं आप जैसे घटिया आदमी और इस घटिया औरत को ग्रिट करूं। तो उसमें मेरी क्या गलती? मैं घटिया सुअरों को इसी तरह ग्रिट करती हूं, उनकी बेइज्जती करके। उसकी बात सुनकर विपुल जी और सीखा जी की आंखें आज पहली बार दर्द से भर गई। क्या कहा नियति ने उसके लिए? वो दोनों घटिया आदमी और घटिया औरत है बस। नियति, मुझसे गलती हो, मुझे तुम्हें मोम डैड को ग्रिट करने के लिए नहीं कहना चाहिए था। मुझे नहीं पता था कि तुम हम सबसे इतनी नफरत करती हो। मैं सच में दोषी हूँ, मेरी वजह से मोम डैड तुम्हें प्यार नहीं कर पाए, इसलिए तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो। पर प्लीज मोम डैड को गलत मत समझो, उन्हें इतनी नफरत मत करो। तुमने मुझे मारने की कोशिश किया, इसलिए मोम डैड एना तुम्हें हॉस्टल भेज दिया, उनकी इसने कोई गलती नहीं थी। नेति उसकी बात सुन मार किसी डेविल की तरह हंसने लगी। फिर बोली, सच में एक 5 साल की बच्ची ने एक 8 साल की बच्ची को मारने की कोशिश की, ये कितना मजाकिया बात है। जितना मुझे याद, जब बचपन में मेरी मॉम डैड मर गए थे तब मैं बेहद ज्यादा कमजोर थी। मेरी वेट भी शायद 5 किलो होगी, और मुझे जितना याद है तुम्हारे पास मॉम डैड भाई सबका प्यार था, इसलिए तुम खुशी और केयर से कुछ ज्यादा ही फूल गई थी। तुम किसी मोटी हाथी से कम नहीं थी, तो फिर तुम कुछ कर क्यों नहीं पाई। उसकी बात सुनकर रूही और जोरों से रोने लगी। टीम, क्या कहना चाहती हो? मैंने झूठ बोला, मुझे याद है कि तुम मेरे पीछे ही खड़ी थी। अच्छा, मैं तुम्हारे पीछे खड़ी थी तो मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की। क्या बेवकूफ और भद्दा जवाब है। इस घर में तो सब एक से बढ़कर एक मूर्ख भरे पड़े हैं। तुम उसे क्यों रुला रही हो नियति? तुम्हारे मन में इतनी नफरत आती कहाँ से है? सरिता जी गुस्से से बोली। नफरत किसने कहा? मैं आप सबसे नफरत करती हूँ। आप सब तो मेरे लिए जोकर है, जो मुझे एंटरटेन कर रहे हैं। तो भला मैं आपसे नफरत कैसे कर सकती हूँ? मुझे तो आप सबको देख कर घिन आती है। वैसे मिसेस सरिता शेखावत, आपको आपने बेटे की तो इतनी चिंता नहीं है जितनी बाकी सबकी है। क्या बात है, इस घर में एक नहीं दो मूर्ख औरत है। तुम सरिता जी बस यही कहते कहते रुक गई, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या बोले। नेति बस उन सब की यहाँ बेइज्जती करने ही आई थी क्या? नेति, तुम सच में बेशर्म हो। तुम अभी भी बस रूही को रुला रही हो, और तुम क्या चाहती हो कि हम सब मर जाए ताकि ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हें मिल जाए। तुम्हें बस दूसरों की जगह और प्रॉपर्टी छीनने का शौक है ना? अर्जित आपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। आपकी बहन इतनी कमजोर है कि छोटी सी बात सुनकर रो रही है, तो इससे मेरा क्या मतलब? जाइए जाकर उसे कहीं छुपा दीजिए ना, मेरा प्यारा घटिया सौतेला भाई। और हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम सब मर जाओ, तो क्या अब तुम सब सुसाइड करने जा रहे हो? नेति की होंठों पर एक मजाकिया मुस्कान थी, वो उन सबका मजाक उड़ा रही थी। जैसे कह रही हो तुम सब मरो या जियो, इससे मेरा क्या मतलब? और बाकी रही प्रॉपर्टी की, तो उससे मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। पर वो प्रॉपर्टी मेरे दादाजी की है, भूलो मत, सबका बराबर का हक है। मैं चाहूं तो अपनी हक ले लूंगी। उसकी बात सुनकर सब गुस्से में थे। अमृत और अर्जित आपने जगह से उठ गए, फिर दादी माँ को देखते हुए बोले, आप अभी भी इस लड़की का सपोर्ट करोगे? देख लिया वो क्या चाहती है। तभी दादी माँ बोली, तो उसने गलत ही क्या बोला? तुम सबने रूही को प्रॉपर्टी दिया, यहाँ तक कि 2% शेयर इस बहरबाली लड़की नेहा को भी दे दिया, तो मेरी बच्ची का भी तो उस प्रॉपर्टी पर हक है। मैं जिंदगी भर तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं चाहूं तो अपनी हक ले लूंगी।
उसकी बात सुनकर सब गुस्से में थे। अमृत और अर्जित अपने जगह से उठ गए, फिर दादी माँ को देखते हुए बोले, आप अभी भी इस लड़की का सपोर्ट करोगे? देख लिया वो क्या चाहती है। तभी दादी माँ बोली, तो उसने गलत ही क्या बोला? तुम सबने रूही को प्रॉपर्टी दिया, यहाँ तक कि 2% शेयर इस बहरबाली लड़की नेहा को भी दे दिया, तो मेरी बच्ची का भी तो उस प्रॉपर्टी पर हक है। अब आगे। उनकी बात सुनकर सब चुप हो गए। ये सच ही तो था, जब किसी बाहर वाले को प्रॉपर्टी दे सकते हैं तो नेती तो फिर भी घर की बेटी थी, तो उसे प्रॉपर्टी क्यों नहीं मिलना चाहिए? अमृत और अर्जित की मुंह तो बंद ही हो गए। तभी नेती हंसते हुए बोली, लगता है इन लोगों को बेहद सारी प्रॉब्लम है। किसी कूड़े को प्रॉपर्टी मिल सकती है पर मुझे नहीं। क्या ये थोड़ी अजीब बात नहीं है? क्यों मिस्टर विपुल शेखावत, मैंने सही कहा ना? आपकी पहली पत्नी के तीनों बच्चों का ही प्रॉपर्टी पर हक है। इनफैक्ट आपकी पहली पत्नी की बहन की कचरे बेटी को भी प्रॉपर्टी मिल सकता है, तो मुझे क्यों नहीं मिलना चाहिए, जबकि इसमें अभी भी मेरे दादाजी और दादी माँ की शेयर है। विपुल जी थोड़ा शर्मिंदा दिख रहे थे। उन्होंने रूही को 10% शेयर दिया था शेखावत बिजनेस का। वही सीखा जी को भी आज बेहद बुरा लग रहा था। भले ही वो नेती से प्यार ना करती हो, पर नेती का भी प्रॉपर्टी पर हक था। विपुल जी ने नेहा को किसी दूसरे ब्रांच की 2% शेयर दिया था। सबके नाम पर ही बिजनेस की शेयर्स थे, सिर्फ नेती को छोड़कर, क्योंकि उन्होंने नेती के बारे में कभी सोचा ही नहीं। तभी नेती के दिल में दर्द हुआ, जिस वजह से नेती को गुस्सा आ रहा था। ये नेती की यादें पता नहीं कब उसकी पीछा छोड़ेगी। विपुल जी गहरी सांस लेकर बोले, तुम्हें भी 10% शेयर मिलेगा जितना रूही को मिला है। डैड, आपको इस लड़की को रूही जितनी प्रॉपर्टी देने की क्या जरूरत है? अर्जित गुस्से से बोला, मैं जिंदगी भर तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं चाहूं तो अपनी हक ले लूंगी। उसकी बात सुनकर सब गुस्से में थे। अमृत और अर्जित अपने जगह से उठ गए, फिर दादी माँ को देखते हुए बोले, आप अभी भी इस लड़की का सपोर्ट करोगे? देख लिया वो क्या चाहती है। तभी दादी माँ बोली, तो उसने गलत ही क्या बोला? तुम सबने रूही को प्रॉपर्टी दिया, यहाँ तक कि 2% शेयर इस बहरबाली लड़की नेहा को भी दे दिया, तो मेरी बच्ची का भी तो उस प्रॉपर्टी पर हक है। अब आगे। उनकी बात सुनकर सब चुप हो गए। ये सच ही तो था, जब किसी बाहर वाले को प्रॉपर्टी दे सकते हैं तो नेती तो फिर भी घर की बेटी थी, तो उसे प्रॉपर्टी क्यों नहीं मिलना चाहिए? अमृत और अर्जित की मुंह तो बंद ही हो गए। तभी नेती हंसते हुए बोली, लगता है इन लोगों को बेहद सारी प्रॉब्लम है। किसी कूड़े को प्रॉपर्टी मिल सकती है पर मुझे नहीं। क्या ये थोड़ी अजीब बात नहीं है? क्यों मिस्टर विपुल शेखावत, मैंने सही कहा ना? आपकी पहली पत्नी के तीनों बच्चों का ही प्रॉपर्टी पर हक है। इनफैक्ट आपकी पहली पत्नी की बहन की कचरे बेटी को भी प्रॉपर्टी मिल सकता है, तो मुझे क्यों नहीं मिलना चाहिए, जबकि इसमें अभी भी मेरे दादाजी और दादी माँ की शेयर है। विपुल जी थोड़ा शर्मिंदा दिख रहे थे। उन्होंने रूही को 10% शेयर दिया था शेखावत बिजनेस का। वही सीखा जी को भी आज बेहद बुरा लग रहा था। भले ही वो नेती से प्यार ना करती हो, पर नेती का भी प्रॉपर्टी पर हक था। विपुल जी ने नेहा को किसी दूसरे ब्रांच की 2% शेयर दिया था। सबके नाम पर ही बिजनेस की शेयर्स थे, सिर्फ नेती को छोड़कर, क्योंकि उन्होंने नेती के बारे में कभी सोचा ही नहीं। तभी नेती के दिल में दर्द हुआ, जिस वजह से नेती को गुस्सा आ रहा था। ये नेती की यादें पता नहीं कब उसकी पीछा छोड़ेगी। विपुल जी गहरी सांस लेकर बोले, तुम्हें भी 10% शेयर मिलेगा जितना रूही को मिला है। डैड, आपको इस लड़की को रूही जितनी प्रॉपर्टी देने की क्या जरूरत है? अर्जित गुस्से से बोला। तभी नेती हंसते हुए बोली, क्यों ये प्रॉपर्टी अकेले तुम्हारी प्रिंसेस कचरा की है क्या, जो मुझे नहीं मिलेगा? सौतेला सौतेला ही होता है। देखो तो खुद की बहन को प्रॉपर्टी और दूसरी बहन को कुछ नहीं, क्या घटिया फैमिली है। वही रूही गुस्से से आग बबूला हो रही थी। उसके डैड को क्या जरूरत है इस लड़की को 10% शेयर देने की? क्या नियति उसके जितनी अहमियत रखती है विजय जी के दिल में? तब्बू विजय जी बोले, क्या तुम अब से थोड़ा वेल बिहेव कर सकती हो? और क्या तुम अमृत और अर्जित को मेरे पहली पत्नी का बेटा, सौतेला भाई, ये सब न बोलकर कुछ और बोल सकती हो? नेती खाना खाते हुए उन्हें देखकर ठंडी भाव से बोली, नहीं, ये दोनों मेरे भाई बनने की लायक नहीं है। और ये आप मुझे नहीं बता सकते हैं मिस्टर शेखावत, मुझे जो ठीक लगेगा मैं वही बुलाऊंगी। और वैसे भी मैंने गलत क्या बोल दिया? ये तीनों आपकी पहली बीबी की बच्चे ही तो है। सौतेले को सौतेले नहीं कहूंगी तो क्या कहूंगी? क्या आपके दोनों बेटे ने मुझे कभी बहन जैसा ट्रीट किया है, जो मैं उन्हें भाई कहूंगी?
मैंने तो कभी रक्षाबंधन भी नहीं देखा कि कैसा होता है। मैंने कभी ये महसूस ही नहीं किया कि भाई की प्रोटेक्शन के अंदर एक बहन को कैसा फील होता है। जब आपके दोनों बेटे अपनी लाडली बहन को घुमाने ले जाते थे, तब मैं भी तो उनके पीछे कभी भाग कर गए होंगी, पर क्या उन्होंने मुझे अपनी बहन जैसा ट्रीट किया है? जब सभी भाई अपनी बहन को प्यार से गिफ्ट्स चॉकलेट देते थे, जब आपके पहली बीबी की दोनों बेटे अपनी लाडली बहन के लिए कुछ भी लाते थे, क्या वो कभी 1 रुपए की चॉकलेट भी मेरे लिए लाए हैं? ये कैसे भाई हो गए मेरे लिए? ये सिर्फ आपकी और अपनी पहली बीबी की घटिया कुत्ते बेटे हैं। नेति के मन में गुस्सा और नफरत उमड़ आया था, को नेति की यादों से आया था। फिर हंसते हुए बोली, और अपनी सौतेली माँ सीखा सिखावत के बेकार बेटे। उसकी बात सुनकर सबके दिल में टीज सी उठी। अमृत और अर्जित का सिर नीचे हो गया। वहीं जय को भी काफी दुख हुआ, उसकी भी तो बहन नहीं थी। यहाँ आने के बाद उसने भी कभी रूही और नेहा के हाथ से राखी नहीं बंधवाया था। तभी नेति हंसते हुए बोली, क्यों ये प्रॉपर्टी अकेले तुम्हारी प्रिंसेस कचरा की है क्या, जो मुझे नहीं मिलेगा? सौतेला सौतेला ही होता है। देखो तो खुद की बहन को प्रॉपर्टी और दूसरी बहन को कुछ नहीं, क्या घटिया फैमिली है। वही रूही गुस्से से आग बबूला हो रही थी। उसके डैड को क्या जरूरत है इस लड़की को 10% शेयर देने की? क्या नियति उसके जितनी अहमियत रखती है विजय जी के दिल में? तब्बू विजय जी बोले, क्या तुम अब से थोड़ा वेल बिहेव कर सकती हो? और क्या तुम अमृत और अर्जित को मेरे पहली पत्नी का बेटा, सौतेला भाई ये सब न बोल कर कुछ और बोल सकती हो? नेति खाना खाते हुए उन्हें देखकर ठंडी भाव से बोली, नहीं, ये दोनों मेरे भाई बनने की लायक नहीं है। और ये आप मुझे नहीं बता सकते हैं मिस्टर शेखावत, मुझे जो ठीक लगेगा मैं वही बुलाऊंगी। और वैसे भी मैंने गलत क्या बोल दिया? ये तीनों आपकी पहली बीबी की बच्चे ही तो है। सौतेले को सौतेले नहीं कहूंगी तो क्या कहूंगी? क्या आपके दोनों बेटे ने मुझे कभी बहन जैसा ट्रीट किया है, जो मैं उन्हें भाई कहूंगी? मैंने तो कभी रक्षाबंधन भी नहीं देखा कि कैसा होता है। मैंने कभी ये महसूस ही नहीं किया कि भाई की प्रोटेक्शन के अंदर एक बहन को कैसा फील होता है। जब आपके दोनों बेटे अपनी लाडली बहन को घुमाने ले जाते थे, तब मैं भी तो उनके पीछे कभी भाग कर गए होंगी, पर क्या उन्होंने मुझे अपनी बहन जैसा ट्रीट किया है? जब सभी भाई अपनी बहन को प्यार से गिफ्ट्स चॉकलेट देते थे, जब आपके पहली बीबी की दोनों बेटे अपनी लाडली बहन के लिए कुछ भी लाते थे, वो तो ज्यादातर घर में ही नहीं रहता था। वो नेति की सिर पर प्यार से हाथ रख के बोली, बच्चा मैं हूं ना तुम्हारा इकलौता भाई, क्या तुम मुझे क्या वो कभी 1 रुपए की चॉकलेट भी मेरे लिए लाए हैं? ये कैसे भाई हो गए मेरे लिए? ये सिर्फ आपकी और अपनी पहली बीबी की घटिया कुत्ते बेटे हैं। नेति के मन में गुस्सा और नफरत उमड़ आया था, को नेति की यादों से आया था। फिर हंसते हुए बोली, और अपनी सौतेली माँ सीखा सिखावत के बेकार बेटे। उसकी बात सुनकर सबके दिल में टीज सी उठी। अमृत और अर्जित का सिर नीचे हो गया। वहीं जय को भी काफी दुख हुआ, उसकी भी तो बहन नहीं थी। यहाँ आने के बाद उसने भी कभी रूही और नेहा के हाथ से राखी नहीं बंधवाया था। वो तो ज्यादातर घर में ही नहीं रहता था। वो नेति की सिर पर प्यार से हाथ रख के बोली, बच्चा मैं हूं ना तुम्हारा इकलौता भाई, क्या तुम मुझे इस साल राखी बंधोगी? मैं जिंदगी भर तुम्हारी रक्षा करूंगा। मुझे भी आज तक किसी ने राखी नहीं बांधा। उसकी बात सुनकर नेति मन ही मन बोली, आप मुझे नहीं भाई, मुझे आपकी रक्षा करनी पड़ेगी। ये सोचकर उसने लाचारी में सिर हिला दिया और बोली, हाँ श्योर। वही उन दोनों की बात सुनकर अमृत और अर्जित को और भी बुरा लग रहा था। जब वो बचपन के बारे में सोच रहे थे, तो उन्हें याद आ रहा था उन लोगों ने तो सच में कभी नेति के लिए कभी कोई गिफ्ट नहीं लिया, और ना ही उसे कभी प्रोटेक्ट किया। क्या रूही के लिए सोचते सोचते वो दोनों इतने आगे बढ़ गए कि नेति की बचपने से भरे मन में उन लोगों ने इतनी नफरत भर दिया? क्या वो उसके सामने हमेशा रूही को पैम्पर करते थे और उसे गिफ्ट देते थे? नेति को नहीं, इसलिए नेति गलत रास्ते पे चली गई और रूही को हार्म करना चाहती थी। क्या इसमें उनकी गलती नहीं है? क्या अगर वो नेति से भी थोड़ा प्यार करते भी ही रूही जितना नहीं, तो क्या आज नेति इतनी बुरी बनती? विपुल जी की आंखों में आंसू आ गए थे। फिर से उन्होंने उसे रोक लिया। उन्होंने तो कभी नेति पर ध्यान ही नहीं दिया। वो भी तो रूही के लिए गिफ्ट लाते थे और नेति के लिए भी बचपन में लाते थे, पर रूही को नेति की गिफ्ट पसंद आ जाती थी, तो सीखा जी नेति को डांट कर उसकी गिफ्ट को भी रूही को दे देते थे, और विपुल जी भी कुछ नहीं कहते थे। ये सोचकर कि ये दोनों तो बहनें हैं, मिलकर खेलते होंगे।
क्या उस वक्त उन्हें नीति पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत थी? उस वक्त रूही को सब बेहद प्यार करते थे, क्योंकि वो थोड़ी सेंसिटिव थी। तो क्या नीति की नफरत धीरे धीरे उस बात से ही बढ़ती चली गई और रूही से वो नफरत करने लगी? ऑफ कोर्स नीति बच्ची थी, अगर उसे भी रूही की तरह ट्रीट नहीं किया गया तो उसके मन में तो नफरत बढ़ेगी ही। ये बात उन्होंने तब क्यों नहीं सोचा? नीति को समझाने की, प्यार देने की जगह वो उससे और भी दूर होते गए, जिसकी परिणाम इस वक्त उनके सामने था। सीखा जी अपनी आंखों में आंसू लिए बोली, क्या तुम्हारे मन में इतनी नफरत भरी हुई है अपनी भाई बहन के लिए? इस बात से नीति का गुस्सा और भड़क गया। वैसे भी उसका गुस्सा कभी अच्छा नहीं रहा था। उसे ऐसे लोगों को जान से मारने का मन था, फिर भी वो शांत थी। तो ये लोग उसे और भी भड़का रहे थे। नफरत ये भी कोई सवाल है? ऑफ कोर्स वो उन सबको नफरत करती थी। वो गुस्से से बोली, हाँ मैं नफरत करती हूँ। और कौन सा भाई बहन? मेरा सिर्फ आज से एक ही भाई है, जय भाई। बाकी ये दोनों घटिया बकवास इंसान मेरे भाई नहीं है, और ना ही मेरी कोई बहन है। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं आपकी जैसी मूर्ख घटिया औरत की सौतेले बच्चों को भाई बहन बनाने का। नीति, तुम मोम डैड से ये किस तरह से बात कर रही हो? वो तो तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें पनिशमेंट देते थे, और अगर तुम्हें गिफ्ट को लेकर शिकायत है तो तुम उस वक्त अमृत भाई और अर्जित भाई को क्यों नहीं बोलती थी? वो भी तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर देते। रूही रोते हुए बोल रही थी, सब मेरी गलती है, मेरी वजह से तुम सबसे नफरत मत करो। उसकी बात सुनकर और रोते हुए देखकर अमृत और अर्जित उसे शांत करवाते हुए बोले, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सब हम दोनों की गलती है। हमें ही ध्यान देना चाहिए था कि तुम और नीति दोनों हमारी बहन हो। हमें तुम दोनों के लिए गिफ्ट लेनी चाहिए थी, जो हम हर बार भूल जाते थे। तभी नीति हंसते हुए बोली, मिस रूही तुम इतनी तो बेवकूफ या भोली नहीं हो कि आप सब इतनी जल्दी भूल जाए। तभी नीति हंसते हुए बोली, मिस रूही तुम इतनी तो बेवकूफ या भोली नहीं हो कि आप सब इतनी जल्दी भूल जाए। क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हारे घटिया भाइयों से भीख मांगती कि मेरे लिए भी गिफ्ट लेकर आओ? वैसे भी मुझे तुम्हारी तरह दूसरों की चीजें छीनने की आदत नहीं है कि जिसे जो भी मिले उसे रोने की एक्टिंग करके ले जाओ, फिर खुद को मासूम दिखाओ जैसे तुम ही दुनिया की सबसे मासूम प्राणी हो। ये बात सुनकर सबने गहरी सांस लिया। ये सब नीति रूही को कह रही थी, ये सबको पता था, क्योंकि बचपन में नीति की गिफ्ट सीखा जी रूही को दे देती थी। तब सब चुप रहते थे, किसी को नीति क्या सोच रही है उससे फर्क नहीं पड़ता था। आज उन्हें पता चल रहा था कि वो छोटी छोटी चीज ने आज नीति को क्या बनने पर मजबूर कर दिया है। नीति विपुल जी की तरफ देखकर बोली, मिस्टर विपुल शेखावत कल मुझे 10% शेयर चाहिए। फिर दादी माँ को देखकर बोली, वैसे वो 10% शेयर मेरा किसी काम की नहीं है, उससे जो पैसा आएगा वो मेरे जानवरों को पालने के लिए भी काफी नहीं है। फिर भी क्योंकि उसमें दादाजी और आपकी भी शेयर्स है, इसलिए वो मुझे चाहिए। उसकी बात सुन मार दादी माँ प्यार से नीति की सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बिल्कुल मेरी बच्ची, तुम्हें वो शेयर्स मिल जाएगा, उसके साथ तुम जो चाहे कर सकती हो। उनकी बात सुनकर नीति फिर से खाने लगी। वही टेबल पर सब हैरान थे। 10% शेयर को करोड़ों की था। नीति के लिए वो उसके जानवरों को भी पालने के लिए काफी नहीं है। टेबल पर सिर्फ नीति, जय और दादी माँ ही खाना खा रही थी। बाकी सब तो बस उन्हें देख रहे थे। उन सबके मुंह से एक भी निवाला अंदर ही नहीं जा रहा था। नीरज जी और सरिता जी तो कभी नीति को देखते तो कभी जय को। जय पर भी तो उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। क्या वो भी उनसे नफरत करने लगेगा? वही रूही और नेहा सिर नीचे किए बैठी थी। दोनों की आंखों में आंसू था, पर गुस्सा और नफरत की आंसू था शायद। आज नीति ने उन दोनों की ही बेइज्जती किया था। दोनों ने एक दूसरे को आंखों ही आंखों में इशारा किया, फिर खाने लगी। वही नीति ने जल्दी से खाना खत्म कर लिया और अपनी जगह से जाने के लिए उठ गई। सबसे बड़ी मनहूस आपकी लाडली है। नीरज जी और सरिता जी तो कभी नीति को देखते तो कभी जय को। जय पर भी तो उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। क्या वो भी उनसे नफरत करने लगेगा? वही रूही और नेहा सिर नीचे किए बैठी थी। दोनों की आंखों में आंसू था, पर गुस्सा और नफरत की आंसू था शायद। आज नीति ने उन दोनों की ही बेइज्जती किया था। दोनों ने एक दूसरे को आंखों ही आंखों में इशारा किया, फिर खाने लगी। वही नीति ने जल्दी से खाना खत्म कर लिया और अपनी जगह से जाने के लिए उठ गई। अब आगे। जैसे ही नीति नेहा को क्रॉस करके जाने वाली थी, नेहा ने एक शैतानी स्माइल करके नीति के सामने पैर कर दिया। ये देखकर रूही की फेस पर भी डेविल स्माइल आ गई।
वो अभी इसी वक्त नेति को मुंह के बल पर नीचे गिरते हुए देखना चाहती थी, ताकि अभी नेति ने जितनी उसकी इंसल्ट किया है उसका थोड़ा बदला ले सके। पर नेति उनकी इस छोटी छोटी स्कीम को कैसे नहीं पहचान पाती। उसकी फेस पर भी एक डेविल स्माइल आ गई। तुम मुझे गिराना चाहती हो, लगता है कुछ ज्यादा ही चस्का चढ़ा है इस लड़की को अपनी पैर तुड़वाने का। मेरा क्या जाता है, जब से आई हूं तब से मुंह चलाकर काम चलाना पड़ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे हाथ पैर में जंग लग जाएगा। अब ये बेवकूफ जब खुद ही मुझे अपना पैर दे रही है तो तोड़ने में कैसी शर्म। नेहा नेति की गिरने का वेट कर रही थी। वही रूही भी नेति की चिल्लाने की आवाज सुनना चाहती थी। जब वो गिरेगी तो वो कितनी ज्यादा एम्बेरेस होगी। उससे तो वेट ही नहीं हो रहा था, तभी चिल्लाने की आवाज आई। पर ये आवाज नेति की नहीं, नेहा की थी। नेति ने उसकी पैर पर पैर रख के जोर से मसल दिया था। नेहा को ऐसा लग रहा था जैसे अभी उसकी हड्डियां टूट गई है, उसकी जान निकलती जा रही थी। उसकी मुंह से जोर की चीख निकल गई। सब उसे इतने चिल्लाते देख अपनी चेयर से उठ गए। नेति भी हाथ बांधे खड़ी हुई थी। नेहा तो चेयर से उठ भी नहीं पा रही थी। उसने अपनी पैर पर हाथ रख लिया। सब नेहा के पास आ गए। क्या हुआ बेटा, तुम इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? सीखा जी ने चिंता करते हुए पूछा। क्या हुआ नेहा, तुम रो क्यों रही हो? पैर क्यों पकड़ा है? क्या तुम्हें कहीं लग गई है? विपुल जी भी उसके पास आकर पूछने लगे। नेहा को उन्होंने कभी पराया नहीं समझा था। भले ही वो उसे रूही जितना प्यार नहीं करते थे, पर वो भी उनकी बेटी जैसी थी। अमृत, अर्जित भी नेहा को परेशान होकर देख रहे थे। नीरज जी उसके पास नहीं गए। सरिता जी भी थोड़ी परेशान हो गई थी। नेहा उनकी आंखों के सामने बड़ी हुई थी। वो उसे बेहद प्यार करती थी। वही दादी माँ और जय चुपचाप बैठकर तमाशा देख रहे थे। उन्हें उसकी रोने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी नेहा रोते बिलखते हुए नेति को देखकर बोली, नेति, अगर तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ। तुम मुझे ऐसे हर्ट क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? देखो तुमने मेरी पैर का क्या हालत किया है। नेहा सच में जोर से रो रही थी। उसे सच में बेहद ज्यादा दर्द हो रहा था। वही नेति उसे बिना किसी इमोशन के देख रही थी। सीखा जी गुस्से से आगे बढ़ गई। उनके मन में नेति के लिए जो गिल्टी था वो जैसे इस वक्त कहीं गायब हो गई थी। सीखा जी ने नेति पर हाथ उठा दिया। ये देखकर विपुल जी हैरान हो गए। वो आगे जाकर सीखा को रोकना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि नेति की नफरत और भी बढ़ जाए, पर अब देर हो गई थी। पर सीखा जी की हाथ नेति की गाल पर लग पाती उससे पहले नेति ने उनकी हाथ को कसकर पकड़ लिया। नेति की पकड़ इतनी मजबूत थी कि सीखा जी की चीख निकल गई। जय जो नेति के पास आ गया था वो वही रुक गया। तुम घटिया, बेवकूफ औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? आज तक किसी ने ऐसी गलती नहीं की है। आज तक मुझ पर हाथ उठाने की जितने लोगों ने कोशिश किया है उन सबकी हाथ तोड़ दिया है मैंने, तो तुम कौन हो? हाँ। नेति को बेहद गुस्सा आ रहा था। पिछली जिंदगी में भी उसे धोखा मिला था, पर कभी किसी ने उस पर हाथ नहीं उठाया था। जिसने भी उस पर हाथ उठाने की कोशिश की उन सबको नेति ने नर्क के दर्शन करवा दिया था। और ये बेवकूफ औरत उस पर हाथ उठा रही थी। नेति छोड़ो मोम को, तुम बेहद आगे जा रही हो। सीखा जी नेति की लाल आंखों को देखकर डर गई थी। उन्हें अपने हाथ में बेहद दर्द भी हो रहा था। अर्जित आगे बढ़ा और सीखा जी को नेति से दूर करने की कोशिश करने लगा। नेति, मोम को छोड़ो, उन्हें दर्द हो रहा है। पर अर्जित चाहकर भी सीखा जी को नेति की हाथ से छुड़ा नहीं पा रहा था। नेति की ग्रिप काफी स्ट्रोंग थी। वो हैरान था कि इतनी दुबली पतली लड़की इतनी स्ट्रोंग कैसे हो सकती है कि वो खुद भी उससे छुड़ा नहीं पा रहा था। तभी अमृत ने नेति की एक हाथ को पकड़ लिया और बोला, बस नेति, बेहद हुआ, अब मोम को छोड़ दो। नेति ने एक झटके के साथ अमृत की हाथ को झटक दिया। अमृत 2 कदम पीछे हो गया। वो भी नेति की स्ट्रेंथ को देखकर हैरान था। आपकी हिम्मत कैसे हुई आपनी इस घटिया हाथ से मुझे छूने की? नेति की गुस्से को देखकर सब हैरान थे। वहीं जय ने अर्जित को पीछे धक्का दे दिया। तुम मेरी बहन से दूर रहो। जय की बात सुनकर सब शॉक थे। जय तो रूही और नेहा को भी कभी बहन नहीं कहता था। वो तो उन्हें देखते ही अपना रास्ता बदल लेता था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि जय एक ही मीटिंग में नेति से इतना अटैच हो जाएगा। तभी विपुल जी गहरी सांस लेकर बोले, नेति प्लीज अपनी मोम को छोड़ दो, वो रो रही है। नेति ने गुस्से से सीखा जी की हाथ को झटक दिया। फिर टेबल पर रखे टिश्यू से अपना हाथ साफ करने लगी जैसे उसने कितनी ही गंदी चीज को छू लिया हो। फिर गुस्से से बोली, ये औरत मेरी माँ नहीं है।
अगली बार इसे मेरी माँ मत कहना मिस्टर विपुल शेखावत। मेरी माँ मर गई है और ये औरत एक माँ कहलाने की लायक नहीं है। भगवान ने इसे कोख देकर गलती किया है। जो अपनी बच्चे को मारने की कोशिश कर सकती है वो माँ नहीं हो सकती। वो तो डायन से भी ज्यादा खतरनाक है, किसी भयानक क्रिएचर से कम नहीं है ये औरत। दुनिया में कितने ही लोग बच्चा चाहते हैं पर उन्हें नहीं मिलती, पर ये औरत एक औरत के नाम पर भी कलंक है। तभी सीखा जी जो रो रही थी वो थोड़े गुस्से से बोली, नीति तुम बेहद ज्यादा बोल रही हो, भूलो मत मैंने ही तुम्हें जन्म दिया है और तुमने नेहा को चोट पहुंचाई, ये नफरत तुम्हारे मन में कौन भर रहा है? तुम सच में मनहूस हो, तुम नहीं थी तो सब ठीक था, अब देखो फिर से इस घर में प्रॉब्लम हो रहा है। उनकी बात सुनकर नीति डेविल की तरह हंसते हुए बोली, मिसेस सीखा शेखावत, मेरे लिए सबसे बड़ा अपमान यही है कि आपने मुझे जन्म दिया है। आप माँ बनने की लायक भी नहीं है। आपसे अच्छा तो कोई बच्चा किसी भिखारी से जन्म लेगा, काम से कम उसे माँ बाप का प्यार तो मिलेगा। अच्छा हुआ कि आप दोबारा प्रेग्नेंट नहीं हुई, वरना क्या पता आप उस बच्चे को भी मार डालती। आप मुझे मनहूस कह रही हो ना? मनहूस तो आप और आपके पति है। शायद भगवान को भी पता चल गया होगा कि आप माँ बनने की लायक नहीं हो, इसलिए यूपी दोबारा कभी माँ ही नहीं बन पाई। और सबसे ज्यादा मनहूस तो आपकी लाडली है, जो पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई। फिर भी उसे तो आप किसी खजाने की तरह रखते हो, फिर मैं कैसे मनहूस हो गई? ये बात सीधा जाकर रूही, अमृत, अर्जित, विपुल जी और सीखा जी के दिल में लगी। रूही जो नेहा के साथ खड़ी थी, उनकी आंखों से तेजी से आंसू बहने लगे। आज तक किसी ने उसे मनहूस नहीं कहा था, वो अपनी माँ को खा गई ये सुनकर उसे नेति पर बेहद गुस्सा आ रहा था। नेति हंसते हुए बोली, मिसेस सीखा शेखावत, जब बात आपके पति की पहली बीबी की बच्चों की अति है या आपकी सौतन की बहन की बच्चे की अति है, तो आप इतने गुस्से में आ जाती हो। आप तो मुझ पर हाथ उठाने भी चली आई, ये जाने बिना कि गलती किसकी है। वाह क्या भरोसा है। पर जब आप 4 साल की बच्ची को अंधेरे कमरे में बंद कर देती थी, जब तुम्हारी मनहूस घटिया लड़की ने मुझे धक्का दे दिया था, तब मुझे याद है मैं 15 दिनों तक हॉस्पिटल में थी। मेरे हाथ की हड्डियां टूट गई थी। तब तो आपने आसानी से कह दिया कि आपकी बेटी नादान है, उसने ये सब अनजाने में किया होगा। और आप अपनी सौतन की बहन की बेटी को जरा सी चोट लगने पर आप मुझे मारने के लिए दौड़े। इस बार तो इतने में छोड़ दिया, पर अगली बार आपकी हाथ को तोड़कर दूसरे हाथ में दे दूंगी। सीखा जी की हाथ बुरी तरह से दर्द कर रहा था। सब नेति की बात सुनकर हैरान थे। ये सब बचपन की बातें नेति को अभी तक याद है, ये नफरत अब इतनी बढ़ गई है। तभी रूही रोते हुए बोली, प्लीज नेति, मोम को ब्लेम मत करो, मैंने जो भी बचपन गलती किया है उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। ये कहकर वो घुटनों के बल बैठ गई। प्लीज मोम बस मुझे थोड़ा ज्यादा प्यार करती थी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उन्हें इतना सुनाओ। मोम और डैड तुम्हें भी प्यार करते हैं, प्लीज ऐसा मत कहो। क्या मैं सच में मनहूस हूँ डैड? मोम, भाई, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से नेति आप सबसे नफरत करने लगी है। नहीं बच्चा, तुम मनहूस नहीं, तुम तो हमारे लिए हमारी लक्की प्रिंसेस हो। अमृत और अर्जित नेति को गुस्से से देखते हुए बोले। विपुल जी ने भी रूही को नीचे से उठाया और उसकी आंखों से आंसू साफ करते हुए बोले, तुम मनहूस नहीं हो। नेति इस वक्त गुस्से में है, इसलिए कुछ भी बोल रही है। सीखा जी भी हैरानी से नेति को देख रही थी, क्या बोले समझ नहीं पा रही थी। वहीं नेहा बस रो रही थी। किसी का ध्यान अब उस पर नहीं था। क्या सबको उसकी केयर नहीं करनी चाहिए थी? उसको ऐसे रोते देख सबको बुरा लग रहा था। विपुल जी नेति को देखकर बोले, नेति अब प्लीज चुप हो जाओ, तुम ऐसे कैसे अपनी बहन को मनहूस कह सकती हो? मानता हूँ सीखा ने गलत किया, पर तुम गुस्सा रूही पर तो नहीं निकाल सकती ना। मिस्टर विपुल शेखावत को अपनी पहली बीबी की बेटी से इतना प्यार है, क्यों जब आपकी बीबी मुझे मनहूस कह रही थी तब तो आप बोलने नहीं आए, जब बात आपकी प्यारी बेटी की आई तो आपके दिल में दर्द हो रहा है। नेहा की बेइज्जती, गलती तो हुई है। उसको ऐसे रोते देख सबको बुरा लग रहा था। विपुल जी नेति को देखकर बोले, नेति अब प्लीज चुप हो जाओ, तुम ऐसे कैसे अपनी बहन को मनहूस कह सकती हो? मानता हूँ सीखा ने गलत किया, पर तुम गुस्सा रूही पर तो नहीं निकाल सकती ना। मिस्टर विपुल शेखावत को अपनी पहली बीबी की बेटी से इतना प्यार है, क्यों जब आपकी बीबी मुझे मनहूस कह रही थी तब तो आप बोलने नहीं आए, जब बात आपकी प्यारी बेटी की आई तो आपके दिल में दर्द हो रहा है। अब आगे।
नेति की बात सुन मार विपुल जी को बेहद बुरा लगा। सीखा जी तो पहले भी हमेशा नेति को मनहूस कहती थी, पर विपुल जी ने कभी भी उन्हें कुछ नहीं बोला। आज उन्हें पछतावा हो रहा था, वो छोटी छोटी बात जब रूही को इतना दुख पहुंचा सकती है, तो नेति को भी सीखा जी के मुंह से मनहूस सुनकर बुरा लगता होगा ना। ये एसकेचीटीआर हुए उन्होंने घूर कर सीखा जी को देखा। सीखा जी का सिर नीचे झुक गया। सच में नेति ने कुछ भी नहीं किया था जिस वजह से वो उसे मनहूस कहे। पर जब नेति पेट में थी, 6 महीने की प्रेग्नेंट थी, तब उनके पेट पर प्रेशर न पड़े, इसलिए पार्वती जी रूही को सीखा जी से थोड़ा दूर रहने को कहती थी। और इस वजह से रूही बेहद रोती थी, और इसलिए विपुल जी की और उनके बीच रिश्ता थोड़ा खट्टा सा हो गया था। और इसका रीजन वो आपने पेट में पल रही बच्ची को ही मानने लगी। इसलिए वो नेति को हमेशा मनहूस कह दिया करती थी, पर उन्हें नहीं पता था कि ये मनहूस वार्ड नेति के दिमाग में इस तरह छप जाएगा। सीखा जी ने नेति को देखा जो उनकी बेटी थी, जिसे उन्होंने कभी प्यार नहीं किया था। ठीक है, मैं तुमसे सॉरी बोल रही हूँ, पर तुम आगे से कभी भी मेरी रूही को मनहूस नहीं बोलोगी। सीखा जी गहरी सांस लेकर अपनी प्राइड को साइड में रखते हुए बोली। ये सुनकर नेति की होंठों पर डेंजरस स्माइल आ गई। वाह मिसेस शेखावत, क्या बात है, आप अपनी बेटी रूही के लिए अपनी सो कॉल्ड प्राइड को साइड में रख के मुझसे पहली बार माफी मांगने को भी तैयार है। क्या प्यार है सौतेली माँ बेटी के बीच में, जो खुद की बेटी को प्यार नहीं दे सकती, वो अपनी सौतेली बेटी से इतना प्यार करती है। स्ट्रेंज। एनीवेज, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं क्या कहूंगी मैं मेरी मूड पर डिपेंड करता है। जितनी बार आपकी इस घटिया मुंह से घटिया मनहूस बातें निकलेगी, उतनी बार मैं आपकी लाडली बेटी को मनहूस कहूंगी। नेति ने कंधे उचकाते हुए बोला। तो सब ने हार मान लिया। विपुल जी बोले, सीखा, आज से नेति के लिए आप कभी ऐसी घटिया वर्ड इस्तेमाल नहीं करेगी। सीखा ने भी हाँ में सिर हिला दिया। वही रूही नफरत से नेति को देख रही थी। तभी नेहा रोते हुए बोली, ये सब मेरी वजह से ही रहा है। मैं इस घर की मेंबर नहीं हूं, फिर भी अंकल ने मुझे शेयर्स दिया। लगता है नेति इस वजह से ज्यादा गुस्सा है। मुझे भी अपनी मोम के साथ मर जाना चाहिए था। मुझे इस घर में नहीं आना चाहिए था। सॉरी आंटी, सॉरी अंकल, सॉरी भाई, आज मेरी वजह से आप नेति ने आपको इतना सब कुछ सुनाया। मुझे इस घर में रहना ही नहीं चाहिए। मुझे इस घर को छोड़ देना चाहिए। इतना कहकर वो चेयर से उठने की कोशिश करने लगी, पर लड़खड़ाते हुए नीचे गिर गया क्योंकि उसकी पैर की बोन सच में थोड़ा फ्रैक्चर हो गया था। रूही और अमृत दोनों ने जल्दी से नेहा को पकड़ लिया और उसे सोफे पर बिठा दिया। तुम्हें यहाँ से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कोई तुम्हें यहाँ से नहीं निकाल रहा है। नेहा, तुम भी इस घर की बेटी हो। अमृत ने प्यार से बोला। अर्जित भी उसके पास चला गया और उसकी सिर पर हाथ फेर कर बोला, तुम हमारी बहन हो। तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। नेति ने तुम्हें पॉइंट आउट करके कुछ नहीं कहा। हाँ, नेति ने तो बस मुझे इंसल्ट करने के लिए कहा है। उसने तुम्हें कुछ नहीं कहा, रूही सुबकते हुए बोली। तभी नेति हंसते हुए बोली, हाँ बिल्कुल मिस्टर अमृत और मिस्टर अर्जित ने बिल्कुल सही कहा। ये शेखावत मिशन एक धर्मशाला है। यहाँ कोई भी एरा गेरा आकर रह सकता है। मिस्टर विजय शेखावत और पहली बीबी की जितने भी रिलेटिव है, वो सब उनके बेटी और बेटा है। उन्हें सिर्फ अपनी दूसरी बेटी से प्रॉब्लम है, बाकी किसी से नहीं। क्योंकि उनकी दूसरी बेटी उनकी पहली बीबी उनकी पहले प्यार से रिलेटेड नहीं है ना। वैसे तुम अगर चल नहीं पा रही हो तो मैं गार्ड्स को बुलाऊं। तुम्हें उठाकर इस मिशन से वो अच्छे से बाहर फेंक देंगे, ताकि एटलीस्ट एक कूड़ा तो इस घर से बाहर जाए। उसकी बात सुनकर नेहा की आंखें लाल हो गई। नफरत और गुस्से से वो अंदर ही अंदर जल रही थी। वहीं नेति की मुंह से बार बार अपनी पहली बीबी की जिक्र सुनकर विपुल जी और भी बुरा लग रहा था। नेति की बातें उनकी दिल को चीर रही थी। क्या सच में नेति रीना से रिलेटेड नहीं है, इसलिए विपुल जी ने उसे इतना हर्ट कर दिया? वो तो बचपन में नेति से प्यार करते थे। नेति की फेशियल फीचर्स आंखें उन पर गई थी, पर बाकी सब नाक और कुछ फीचर्स पार्वती जी पर गया था। उनके तीनों बच्चों में से किसी का भी आंख उन पर नहीं गया था। सिर्फ नेति की आंखें उनकी तरह ब्लू थी। विश्वनाथ जी की भी आंखें ब्लू थी। नेति ने उन दोनों की आंखें विरासत में पाया था। कोई भी देखेगा तो बता देगा कि नेति उनकी बेटी है। वो कैसे नेति से इतने दूर हो गए कि अब उनके बीच एक नफरत की दीवार बन चुकी है। नेति, बस अब तुम रूही के साथ नेहा को भी टारगेट कर रही हो, और तुम्हें किसने हक दिया कि तुम नेहा को कूड़ा कहो और इस घर से बाहर जाने को कहो? अर्जित गुस्से से बोला।
मुझे मेरी दादी माँ ने हक दिया, वैसे भी ये घर मेरे दादाजी का है। तुम लोग किसी भी कूड़े कचरे को इस घर में उठाकर नहीं ला सकते। और जब दादाजी कोमा में थे तब भी तुम लोगों ने इस लड़की को शेयर दिया। ये इस घर की कुछ नहीं है, ये सिर्फ मिस्टर विजय शेखावत की बीबी की बहन की बेटी है। अगर वो इस घर में बोल सकती है तो मैं क्यों नहीं, इस पर तो मेरा हक है। वैसे मिसेस शिखा शेखावत, आप सच में एक बेवकूफ और आंधी औरत हो। आप हमेशा मुझे मनहूस कहती हो, जब आपके पास तो मनहूसियत का भंडार है। आप खुद एक मनहूस हो, आपका पति भी एक मनहूस है, आपकी प्यारी बेटी रूही भी एक मनहूस है, और ये नेहा ये भी एक मनहूस है ना। मैंने सुना है इसके पैदा होने के कुछ दिन बाद ही इसकी मोम और डैड की डाइवोर्स हो गया, फिर इसकी मोम की भी डेथ हो गई। सो ट्रेजिक, आप तो सबसे ज्यादा मनहूस इंसान को आपने घर पर लेकर बैठे हो। तो फिर आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मनहूस बोलने की? दादी माँ, मैं ऊपर जा रही हूँ। मुझे डर है कि इन सब मनहूस लोगों को बार बार देखने से मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। नेती ने दादी माँ को देखकर सॉफ्ट टोन में बोला। उसकी टोन पूरी तरह से बदल गई थी। दादी माँ ने प्यार से उसे देखा और बोली, ठीक है प्रिंसेस, आप ऊपर अपनी रूम में जाओ। नेती ने हाँ में सिर हिला दिया और वहां से चली गई। तभी जय चिल्लाया, रुको लिटिल सिस्टर, मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। जय भी नेती के पीछे पीछे चला गया। आज उसे नेती को सबकी बेइज्जती करते देख बेहद मजा आ रहा था। जब से वो इस घर में आया था तब से उसने नोटिस किया था कि रूही और नेहा दोनों ही दो चेहरे वाली लड़की है। दोनों को ही नाटक करना बेहद अच्छे से आता है। जय को ऐसे लोगों से नफरत थी, जो सामने कुछ और होते थे और पीठ के पीछे कुछ और होते थे। उसे ये देखकर भी गुस्सा आता था कि कैसे उसके मोम ही इन दोनों बहन के पीछे पड़ी रहती थी, जैसे ये दोनों उनकी खुद की बेटी हो। जय को तो कभी अपनी मोम का प्यार ही महसूस नहीं हुआ, और उसके डैड तो ज्यादातर अपने काम में बिजी रहते थे, कभी उससे बात करने की कोशिश नहीं करते थे। बस हर महीने उसके कार्ड में ढेर सारा पैसा ट्रांसफर हो जाता था, इसलिए जय भी कभी उनसे घुलने मिलने की कोशिश बहन करता था। दादी माँ ने इन सबको देखा, फिर अपनी रूम की तरफ चली गई। उन्हें अब अपने दोनों बेटे से, बहू से या तीनों पोते पोती से कोई प्यार या लगाव नहीं था। उन्हें नियति के प्रति इन लोगों ने जो बिहेवियर किया उससे दर्द होता था। ये दादी माँ थी जिन्होंने जबरदस्ती शिखा जी को बच्चे रखने को कहा था। वो अपनी होने वाली पोते या पोती को मारना नहीं चाहती थी। उन्हें लगा था बच्चा होने के बाद सब ठीक हो जाएगा। एक बार शिखा और विपुल अपने बच्चे को देखेंगे तो उनकी सारी नाराजगी दूर हो जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि सब उससे उलट हुआ। सब नियति के बचपन से ही उसे नापसंद करने लगे थे। नियति उनकी गोद में ही 5 साल की हुई थी। उन्हें नियति की हालत को देखकर कभी कभी रिग्रेट होता था कि क्यों उन्होंने बच्चे रखने की जिद किया। उनकी पोती की हालत क्या हो गई है? ना तो माँ बाप का प्यार मिल रहा है, ना भाई बहन का। तब से नियति उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो गई। वो आपने दोनों बेटे बहू पोते सबको छोड़ सकती थी, पर नियति को कभी नहीं। और वैसे भी आज अगर उनके पति जिंदा है तो वो सिर्फ उनकी प्यारी पोती नियति की वजह से। उनके जाने के बाद अर्जित ने जल्दी से नेहा को गोद में उठाया और अमृत कार निकलने चला गया। नेहा को हॉस्पिटल ले जाना जरूरी था, क्योंकि उसकी पैर बुरी तरह से फूलकर सूज गया था। बाकी सब किसी मूर्ति की तरह खड़े थे। सरिता जी ने शिखा जी को देखा, जिनकी आंखों से आंसू बह रहा था। सरिता जी ने उनके कंधे पर हाथ रखा और बोली, भाभी आप क्या सोच रही है? यही ना कि हम सबने शायद कुछ ज्यादा ही कर दिया है। शिखा जी ने सरिता जी को देखा और बोली, सरिता क्या तुम्हें भी लगता है मैं बेहद बुरी माँ हूँ? क्या मैंने नियति के दिल में इतनी नफरत भर दिया है कि अब वो हम सबको मरा हुआ देखना चाहती है? सरिता जी ने गहरी सांस लिया और बोली, भाभी आप माने या ना माने गलती तो हुई है। नियति उस वाली कितनी छोटी थी, हमें उसके बारे में सोचना चाहिए था। बच्चों के दिल में जो वो देखते ही वही भर जाता है। जो भी नियति को सबने कहा, नियति ने सिर्फ वही याद रखा, और उसे समझाने की जगह हम सब उसके दिल में और नफरत भरते चले गए। शिखा जी की आंखों में आंसू आ गए, विपुल जी की आंखें भी आंसू से भर गई थी। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, रिव्यू जरूर दीजिए, ताकि मुझे आगे स्टोरी लिखने में मोटिवेशन मिले।